वीर बहादुर सिंह जी के नाम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। स्वाभाविक रूप से इस विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। उनकी यही इच्छा थी कि यहाँ से ज्ञानार्जन करके यहाँ की पीढ़ी भविष्य में इस देश के लिए, इस समाज के लिए अच्छा कार्य करे, और उसी भाव से ये विद्यापीठ काम कर रहा है। मैं आदरणीय स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के स्मृति में अभिवादन करता हूँ और विशेष रूप से उनके नाम की इस विश्वविद्यालय की तरक्की, प्रगति ऐसी होती रहेगी, ऐसा विश्वास भी व्यक्त करता हूँ। अक्सर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे बारे में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कही गई है। अगर वो सही है ये कहूँगा तो मेरे साथ अन्याय होगा, और गलत ये कहूँगा तो उनके साथ अन्याय होगा। मैं इतना तो ज्ञानी नहीं हूँ, पर अभी योगायोग से मुझे अभी 5 डिलीट मिली है और 6वीं अभी मिलने वाली है, और अभी तक मैं डॉक्टर की उपाधि नहीं लगाता। एक बात जरूर है कि नॉलेज ये बहुत बड़ी ताकत है, और 2 फिलॉसफी को मैं अक्सर याद रखता हूं और अपने मित्रों के साथ शेयर करता हूं। पहली फिलॉसफी यह है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। नॉलेज ये पावर है, नॉलेज ये शक्ति है, और नॉलेज का सही अगर उपयोग किया जाएगा तो हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, वो सपना पूरा करने की ताकत इस देश की युवाओं में है जो आज मेरे सामने बैठे हैं। एक बात जरूर है कि उनके लिए अच्छा ज्ञान, नॉलेज प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, और इसलिए विशेष रूप से जो रिसर्च हो रहा है, नए स्टार्टअप की शुरुआत हो रही है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारा देश ऐसा भाग्यवान देश है कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर अगर वर्ल्ड के किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। ये बहुत बड़ा गर्व है। तो आज के युवा ये कल के नहीं, ये आज के नागरिक है, और देश का भविष्य उनके हाथ में है। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर इंडिया। भविष्य के भारत को निर्माण करने के वाले शिल्पकार, आर्किटेक्ट आप सब लोग हो, और इसीलिए सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने में आप सब लोगों का बहुत योगदान है। और हम अक्सर हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति हमारी शक्ति है, और इसीलिए पूरे विश्व में आज योग विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, अनेक बातों को बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। और मेरा विश्वास है कि हम लोग विश्वगुरु बनने का सपना देखते हैं और उसी के लिए कार्य कर रहे हैं, पर हम ये भी कहते हैं कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। कहीं ये लिखा नहीं है कि मेरा कल्याण हो पहले, बाद में विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण हो ये कहने वाली हमारी संस्कृति है, और इसलिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने नॉलेज और एक पावर को कहा, वैसे यूनिवर्सिटी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि विशेष रूप से जब ये यंग टैलेंटेड लड़के जब आते हैं तो उनको आकार देने का काम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय करते हैं। और कोई भी चित्रकार और कलाकार तो उसके दिमाग में पहले मूर्ति कैसी करना ये पक्का होता है। तो जो मूर्ति होती है वो मूर्ति कौन सी बनाना ये उसके मन में जब पक्का होता है तो वही मूर्ति बनती है। तो ये एक प्रकार से मैं ये मानता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी में
जो बाहर से आए हुए बच्चे हैं, उनके जीवन को आकार देने का काम होता है। मैं जो दूसरी फिलॉसफी है जिसके ऊपर बहुत विश्वास रखता हूं, वो ये है कि नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट, it is depending upon the appropriate vision of the leadership and appropriate technology that you can convert waste into wealth. यानी जो वेस्ट है उसका वेल्थ में रूपांतर हो सकता है। जो आज सबको लगता है कि ये बेकार आदमी है, पर उसको अगर सही गुरु मिलता है तो वो भी असामान्य होता है। और इसलिए वेस्ट टू वेल्थ ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे जीवन के अनुभव की एक बात आपको बताता हूँ। 8 साल पहले मैं जहाँ से सांसद हूँ, उस शहर में सीवेज वाटर, टॉयलेट का पानी बहुत निकलता था। तो मेरे मन में एक बार आइडिया आई कि ये जो पानी है ये हम बेचेंगे। तो हमारे जो मेयर थे वो एमएससी मैथमेटिक्स थे, प्रोफेसर थे। तो उनको मैंने कहा कि ये जो सीवेज वाटर है, हमारा टॉयलेट का पानी, हम बेचेंगे। उन्होंने कहा आप क्या बात करते हो, इसको कौन लेगा? मैंने बोला ये हो सकता है। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे शहर का टॉयलेट का पानी बेचकर हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। वो पानी को रिसाइकलिंग करके हमारे यहाँ कोराडी और खापरखेड़ा 2 पावर प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र सरकार के, उनको हम पानी देते हैं। अब वो पानी से और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके उससे ऑर्गेनिक वेस्ट निकालकर मैं कह रहा हूं कि अब हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि आप सब यहाँ जब यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो आपका रिसर्च रीजन बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। जौनपुर को क्या चाहिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए, यहाँ कौन सा रॉ मटेरियल उपलब्ध है, यहाँ क्या हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी प्रेजेंट दिया तो मैंने पूछा गोबर से पेंट बनता है। मैं एमएसएमई का मंत्री था, अभी 180 यूनिट देश में शुरू है और ये पेंट मार्केट के किसी भी पेंट से अच्छा है और आधे प्राइस में है। तो यही बात है कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। और इसलिए वेस्ट टू वेल्थ, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। और मेरा विश्वास है कि इस रीजन की डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर, इनकी भूमिका कैटलिस्ट जैसी है। और इसलिए इस एरिया में क्या होता है, अभी मैंने पानी का पूजन किया तो मुझे याद आया कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, दुबे जी जानते हैं, नागपुर से, वहां विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। हमारे यहाँ पानी नहीं है। मेरे खेती पर मुझे 450 फीट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है। तो हमारे यहाँ जरूरी क्या है, हमने एक अभियान चलाया कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और अभी मैंने अकोला यूनिवर्सिटी है, पंजाबराव देशमुख कृषि यूनिवर्सिटी, वहाँ 36 तालाब फुकट में बना दिया। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में तालाब बना दिए। परसों मैं परभणी था, मैंने कहा आप, मैं तालाब बना देता हूँ। मैंने क्या किया कि एनएचआई के लिए जो मिट्टी लगती है, तो महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, और वो जो मिट्टी मैं निकाल कर तालाब बनाता हूँ वो रोड में यूज करता हूँ और नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण करता हूँ। अब ये नदी नालों को खोलीकरण, रुंदीकरण करने में भी विज्ञान है। आप में से बहुत से लोग जियो फार्मोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी पढ़े होंगे। तो हमारे यहाँ जो रॉक्स है वो अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ जमीन में ऐसी जमीन है कि जो पानी नहीं पीती और कुछ जमीन है जो पानी पी लेती है। तो इसके लिए 10 प्रकार के रॉक्स हैं, और टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। अब मैं आपके यहाँ से वो हेलीकॉप्टर में पानी देख रहा, तो एक जगह बहुत वेस्ट लैंड मुझे दिखी, तो वहाँ कुछ नहीं था। तब मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या होगा, जमीन शायद डिसेलिनेशन हुआ या क्या होगा। तो जमीन का भी भूगर्भ शास्त्र जो है, जियोलॉजी भी अलग अलग है। तो नदी नालों का अगर खोलीकरण आपने किया
और उसमें अगर वाटर कंजर्वेशन हुआ तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप पानी ही पानी है, पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, सब जगह पानी की समस्या है। पंजाब में भी हो रही है। इसलिए पानी, वाटर कंजर्वेशन करना, जमीन के अंदर जैसे फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं वैसे पानी को जमीन के अंदर डिपॉजिट करके रखना। और आप नसीबवान हैं कि आपको गंगा, यमुना, बड़ी बड़ी नदियों और पानी मिला है, जमीन भी बहुत अच्छी है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बहुत प्रगति और विकास यहाँ हो सकता है। कुछ इनोवेटिव बातें, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए स्टार्टअप, बिजनेस स्टार्टअप, इंडस्ट्री इकोसिस्टम, यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं। बहुत लोगों की गलत फहमी कि मैं इंजीनियर हूं। मैं जब 75 में मैट्रिक में था तो इमरजेंसी आई, तो मैं जेपी के आंदोलन में मैंने अपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसी में लगा रहा और उसके कारण मुझे 52% ही मार्क मिले। मेरी इच्छा थी इंजीनियर होने की, तो 50% कम से कम ऊपर अगर साइंस ग्रुप में है तो एडमिशन मिलती थी। वो न होने के कारण मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा पाया। पर जब मैं मंत्री बना महाराष्ट्र में, दुबे जी हमारे मुंबई में काफ़ी दिन रहे हैं, तो आप समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट देखते होंगे, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। जौनपुर के सबसे ज़्यादा लोग मुंबई में आते ही है। अब शायद मैंने एक बार योगी जी को बोल दिया कि अब उत्तर प्रदेश से कोई मुंबई नहीं आएगा, अब मुंबई से लोग फिर उत्तर प्रदेश आएंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश का विकास है। कोई अपना घर खुशी से नहीं छोड़ता, मजबूरी में छोड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश में उद्योग आएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब कुछ होगा, इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, किसानों को अच्छी उपज होगी, अच्छा भाव मिलेगा, तो क्यों घर छोड़ेगा। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि नया उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध और संपन्न और शक्तिशाली बनेगा। यू हैव गॉट ऑल द पोटेंशियल कि आप हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और संपन्न राज्य बन सकते हैं। केवल कुछ नीतियों के साथ जो बदल रही है उसके साथ आगे जाना होगा। और इसमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और रिसर्च, इसका बहुत महत्व है। नीड बेस्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जरूरत है, जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके बेसिस पे रिसर्च। अभी शुगर है, मैं मैडम को बोल रहा था कि मैं विदर्भ में हूँ, वहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। तो मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, तो हमारे यहाँ वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है शुगर फैक्ट्री, पर विदर्भ में 24 की 24 दिवाला पिट चुकी। तो मेरे मन में आया कि अगर शुगर फैक्ट्री चलेगी तो किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। तो मैं अभी 3 शुगर फैक्ट्री चलाता हूँ। वैसे मालक करें, हम कोऑपरेटिव भी होता है और वो सब मिलकर, तो वहाँ बहुत अच्छा अभी गन्ने के कारण पैसा मिलता है, पर शुगर सरप्लस हो गई। अब हमारे देश की समस्या क्या है? शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस। अब ग्लोबल इकोनॉमी है, भाव हम नहीं तय करते, भाव ब्राजील तय करता। और इसलिए ब्राजील में जब सूखा आता है तो यहाँ के शुगर फैक्ट्री वाले बड़े हंसते हैं, जैसे अभी इस साल जरा खुश है वो। पर वहां अगर सरप्लस प्रोडक्शन होता तो शुगर के भाव डाउन हो जाते हैं। और इसलिए फिर मैंने वहां के एक साइंटिस्ट को कहा कि शुगर से क्या हो सकता है। उसने कहा डिटर्जेंट बनता है। तो हमने हमारे यहाँ शुगर से हैंड वॉश, लॉन्ड्री वॉश, इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट, सब डिटर्जेंट बना है। आपको ताज्जुब होगा कि हम 13 देशों में शुगर से बने हुए डिटर्जेंट को एक्सपोर्ट करते हैं। जो पेट्रोलियम मॉलिक्यूल से जो हमारा ये जो सर्फ, लीरिल, निरमा बनता है, हम शुगर मॉलिक्यूल से बनाते हैं। वो सस्ता भी है, इको फ्रेंडली भी है और क्वालिटी में मार्केट के किसी भी साबुन से कम नहीं है। तो ये अगर उत्तर प्रदेश में मैंने कहा कि यहाँ डिटर्जेंट बनाओ, तो ये शुगर फैक्ट्री वाले वैसे भी इथेनॉल के कारण जिंदा रहे, नहीं तो ये बंद ही होती है। क्योंकि शुगर का धंधा करना इकोनॉमिकली नॉन वायबल है। आप एक बात याद रखना, आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, 4 बातें कभी नहीं भूलना। प्रूवन टेक्नोलॉजी बिल्कुल प्रूवन चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी,
रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट और उसके साथ फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा है। और तीसरा मार्केटेबिलिटी, उसका मार्केट करके प्रॉफिट मिलाना चाहिए। तो जो भी रिसर्च आप कर रहे स्टार्टअप में, उसमें ये चार बातें हुए बिना सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी। और इसलिए आज का जो सेंटर, इसमें विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का जो आज उद्घाटन हुआ, मुझे बहुत खुशी है। और मैंने मैडम को कहा, जब मैं आ रहा था तो कह रही थी कि हमारे पास अभी ग्रांट नहीं मिलती। मैं इस मत कहूँ कि मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके पेटेंट रजिस्टर करके आपने बेचने चाहिए। अब यूनिवर्सिटी ने इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए अगर रिसर्च का काम किया और आपकी टेक्नोलॉजी अगर बदल गई, तो कोई ना, हमारे यहाँ 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जिनमें प्रत्येक का मूल्य $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, यानी 8,000 करोड़। ऐसे 100 लोग हुए। अब दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन, हमारा डोमेस्टिक मार्केट, इसमें अगर रिसर्च करके आप आगे जाएंगे। अभी जैसे मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, अब मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं पिछले 2004 से एक कोशिश कर रहा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने, और आज वो सक्सेस स्टोरी बन गई। आपको पता है, हम 16 लाख करोड़ रुपए के फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस इंपोर्ट करते हैं, प्रदूषण होता है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बनेगा तो नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, इथेनॉल पर व्हीकल चलेगा। अब इतना ही नहीं तो मिथेनॉल, इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन। मेरे पास गाड़ी है हाइड्रोजन पर चलने वाली, क्योंकि मैं जब ये गाड़ी टोयोटो की है, एक दिन मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था, तो मेरे पत्नी ने मुझे प्रश्न पूछा। वो कह रहे थे कि तुम बोल रहे हो पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी। अब मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो तुम्हारे ऊपर लोगों का विश्वास कैसे बैठेगा। तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे में और लोगों में बड़ा अंतर है। तो मैंने तुरंत फोन उठाकर टोयोटो इंडिया के चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर को फोन किया, और मैंने उनको, विक्रम मुझे पायलट प्रोजेक्ट करके हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोले मेरे पास नहीं है, जापान में। हम लाओ वहां से, मुझे चाहिए। वो गाड़ी आई, उसमें हाइड्रोजन है, उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। और वो गाड़ी बैठकर मैं जाता हूं पार्लियामेंट में इधर उधर, कोई बोलता है, योगी जी को भी घुमाया मैंने कहा उत्तर प्रदेश को हाइड्रोजन का सेंटर बनाओ, पानी बहुत है। अब मुझे बताओ, 16 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ अगर देश में ही रहेंगे, इंपोर्ट कम होगा, और ये पैसा अगर किसानों के जेब में जाएगा, तो कितने रोजगार निर्माण होंगे, कितनी गरीबी दूर होगी, कितना पैसा आएगा। हम 16 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहे हैं। ये संभव है, कठिन है पर संभव है। अब हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, जिसके लिए मैं आग्रह करूंगा मैडम को कि हाइड्रोजन के रिसर्च पर आप जोर दीजिए। जो पेट्रोलियम से हाइड्रोजन तैयार होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट से और पानी से तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अब कचरा तो सब जगह है, जौनपुर में भी है, सब जगह कचरा है, उससे तकलीफ होती है। अब कचरे को सेग्रीगेट करके मैंने अपने यहां प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बनाया, और गन्ना काटने वाले जो हार्वेस्टर है उसमें डीजल के बजाय वो यूज करता हूं। जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है उससे बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकालकर, मीथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी भी निकलता है, बायो एलएनजी भी निकलता है, और हाइड्रोजन निकलता है ग्रीन। और दूसरा, ये बड़ा हॉल है, इसके ऊपर में रूफटॉप सोलर लगा होगा। मैंने हमारे शहर में एक सभागृह बनाया 2500 कैपेसिटी का, और बहुत सुंदर बना है, देश का सबसे अच्छा है। तो मैंने कमिश्नर को कहा कि 5000 रुपये में 2 लोगों को। तो उसने कहा साहब कैसे दे पाएंगे, 80,000 रुपये तो उसके एयर कंडीशन और एक कार्यक्रम का खर्चा आता है, तो 5,000 बाकी पैसा कहाँ से देंगे। मतलब मैं मार्ग बताता हूँ। मैंने पूरे ऊपर में सोलर लगा दिया। अब 80 कार्यक्रमों की बिजली मुफ्त में मिल रही है। अब मैंने कहा दो 5,000 रुपये में,
क्योंकि 80 कार्यक्रमों के लिए एयर कंडीशन, लाइट सब फ्री ऑफ चार्ज हो गया। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। और हमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कर सकते हैं, और इसलिए हाइड्रोजन पानी से तैयार होता है। वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर ने क्या है, 1,20,00,000 का है। अभी मैंने एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया कर्नाटक में। वो जो इलेक्ट्रोलाइजर है, पानी निकालना, आपके यहाँ तो पानी है, जहां खोलो वहां पानी मिलता है, वो पानी में इलेक्ट्रोलाइजर डालना, और इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन को एक जनरेटर सेट लगेगा। आप डीजल की क्यों यूज करते हो? अभी मैं पीछे पड़ा हूं, मैं मंत्री सब मैन्युफैक्चरर के पीछे पड़ा हूं कि अब जनरेटर सेट इथेनॉल पे चलेगा, और वो 60 रुपए लीटर का इथेनॉल है, डीजल 110 रुपए का है, और वो कॉम्प्रेस करेगा, और उससे जो हाइड्रोजन कॉम्प्रेस करके बाद में गाड़ी में भरना है, ट्रक में भरना है, हवाई जहाज में भरना है, कार में भरना है, किसी में भी, केमिकल, स्टील, सब इंडस्ट्री में ऊर्जा करके हाइड्रोजन चलेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाइड्रोजन मिशन शुरू हुआ है, 20,000 करोड़ दिए हैं। अब हिंदुस्तान ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनाना, ये हमारा। मैं जब इलेक्ट्रिक की बात करता था तो मुझे पत्रकार पूछते थे, ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी तो कैसे होगा, ये क्या? पत्रकार तो पूछते ही रहते, उनका काम है ये पूछना। अब किसी की बंद नहीं पड़ती, 300% राइज हुआ। अब उत्तर प्रदेश में मैंने योगी जी को कहा कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को मैं एसी में घुमा देता हूं, एसी बस में, और टिकट रेट 30% कम कर देता हूं। मैंने बोला मैं तुमको मॉडल देता हूं, यह संभव है। मुंबई में बेस्ट की बस डीजल पे चलती है, पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपए है, और अभी हमने 5,500 बसेस का टेंडर निकाला, तो वो बस चलती है विद नॉन एसी बस 49 रुपीज पर किलोमीटर, 39 रुपीज पर किलोमीटर, और एसी बस 41 रुपीज पर किलोमीटर, और डीजल की खर्चा 115 रुपए पर किलोमीटर। एयर कंडीशन बस में घूमने के बाद भी इतना सेविंग है कि हम 30% टिकट रेट कम करके हम लोगों को घुमा सकते हैं। हमने 6 रोड बनाए। अब दिल्ली से हरिद्वार, देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से अभी चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में। अब इतने दिल्ली में भी इतने अच्छे अच्छे रोड बनाए हैं कि अब आप 120 किलोमीटर के स्पीड से जा सकते हो, और ये इलेक्ट्रिक की गाड़ियां चलेगी। अब तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली और जयपुर के बीच में इलेक्ट्रिक हाईवे, जैसे ये रेलवे जाती है ना ऊपर से केबल पे, तो ट्रक के ऊपर और बस के ऊपर वो लगेगा और जाएगी, तो लिथियम आयन बैटरी की जरूरत ही नहीं। टेक्नोलॉजी बदली है। अभी मैं बेंगलोर में एक बस शुरू कर रहा हूं, डबल डेकर बस, 200 लोग बैठेंगे और हवा में उड़ेगी। ये डॉफल मेयर करके कंपनी उन्होंने फिलीपाइंस में बनाई है। अब मैं 260 रोप वे, केबल कार और फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूं। परसों मैंने एक ड्रोन के कंपनी का उद्घाटन किया। मैडम, ड्रोन में भी आप काम करिए। उनने क्या किया, 200 किलो तक के ड्रोन बनाए। अब हिमाचल प्रदेश पे पहाड़ी पर जो एप्पल है वो ड्रोन में डाल के नीचे आते हैं, और नीचे से दवाइयां वगैरह उठाकर ऊपर जाता है, ड्रोन ऊपर नीचे। अब वो दिन दूर नहीं है। आज मैं हेलीकॉप्टर से आया, अब धीरे धीरे मैं वाराणसी के एयरपोर्ट पे ड्रोन में बैठूंगा और वो उड़ता उड़ता आपके कॉलेज में आऊंगा। अब 200 किलो का 1000 किलो करना है। मैंने हमारे NHAI के 670 रोड साइड एम्यूनिटीज में हेलीपोर्ट बनाया और ड्रोन पोर्ट भी बनाया। अभी ड्रोन के अंदर मिसाइल डालकर डायरेक्ट हम लोग ले जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी बदली है, और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इज ए ग्रेट एसेट फॉर द कंट्री, और मुझे लगता है इसमें आपको सबको काम करना है। तो निश्चित रूप से इस एरिया को डेवलप करने के लिए होगा। मैं बाकी तो बातें बहुत है, पर मैं आपके उत्तर प्रदेश के लिए 2 बातें कहूंगा। अभी शुगर केन जूस से इथेनॉल बनने की अनुमति हमने दी। फिर शुगर केन मोलाइसिस, जिसको हम शीरा कहते हैं आप, उससे इथेनॉल बनता है। फिर अभी बांबू से इथेनॉल बनता है, बगास से बनता है, राइस स्ट्रॉ, 5 टन ऑफ जो परली बोलते हैं आप,
जो जलती है। अब मैं एक स्कीम लॉन्च कर रहा हूं कि जो राइस स्ट्रॉ है उससे 70% ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट में CSIR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव कर दिया है। और मैं टेक्नोलॉजी, गांव का किसान अब बिटुमिन बनाएगा। इस देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन रिफाइनरी से आता है और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। अब उत्तर प्रदेश में चावल जहां होती है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वो परली जलाते हैं, प्रदूषण होता है दिल्ली में। अब मैंने कहा ऐसा मत करो, अब परली से हमने पानीपत में इंडियन ऑयल ने प्रोजेक्ट डाला है कि उसमें से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनता है और 150 टन बायो बिटुमिन बनता है। और ये बायो बिटुमिन पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छा है। अब मैं वो स्कीम लॉन्च करूंगी जो 30 लाख टन इंपोर्ट होता है, उसके बजाय हमारा किसान ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट लेगा, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, कोई भी बायोमास से वो 70% बिटुमिन बनाएगा और 30% बायोचार, ऑर्गेनिक कार्बन। अब जो खेती करते हैं उनको मालूम है ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है। मेरे यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन मैंने मेरे खेती में बढ़ाया तो मुझे 85 टन यानी 850 क्विंटल पर एकड़ गन्ना हुआ। अगर आपके यहाँ भी एवरेज बढ़ा है, मुझे याद है एक बार मैं लखनऊ, तब शाही जी शायद मंत्री थे, तो मैंने उनको वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट भेजा था। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बहुत, और जो शुगर परसेंट 9.5% था, अब 11.5% हो गया बिकॉज ऑफ रिसर्च। और इसी से बगास से और ये राइस स्ट्रॉ से अगर बिटुमिन बनेगा तो तुम्हारे रोड के लिए, ये काय के लिए ईरान और इधर से बिटुमिन लाना है। ये 30 लाख टन अगर बचेगा और ये किसान तैयार करेगा तो गांव में रोजगार निर्माण होंगे, आपके यहां प्रगति, समृद्धता, संपन्नता आएगी और स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनेंगे। टेक्नोलॉजी का ये इंपैक्ट है। अभी ये बाल कटते हैं तो मुझे एक ने बताया तो बालों से एमिनो एसिड बनता है। तो मैं जब ये एक बार मैंने तय किया कि मैं किसानों में काम करता हूं तो ये बनाना चाहिए, तो मुझे लगा नागपुर शहर में इतने ब्यूटी पार्लर है, हेयर कटिंग सलून, बहुत बाल मिलेंगे। जब तो 1 महीना मेहनत की तो 30 किलो ही निकले। तब मुझे पता चला कि बालों में वजन नहीं होता। तो मैं तिरुपति से 1 ट्रक बाल खरीदता हूं और वो बाल लाकर एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाता हूं। वो है प्लांट बूस्टर, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि कोई भी प्लांट पे मारो एकदम उसका प्लांट ग्रोथ बढ़ती है, ज्यादा उत्पादन मिलता है। अब मैं 2 करोड़ रुपए का साल का, वो भी मैं 25% रेट में किसानों को देता हूं, बेचता हूं। वेस्ट टू वेल्थ। मुझे आपको यही कहना है कि यहां की आवश्यकता क्या है, यहां के लोगों के जीवन को सुसह्य बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन बातों को आपके रिसर्च में, आपकी स्टार्टअप में, आपके टेक्नोलॉजी में आप प्रायोरिटी दो। यहां के गरीब लोगों का हमारे देश में 500 एस्पिरेंट ब्लॉक्स हैं, मुझे नहीं पता आपका जिला किस में आता है, और 124 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसका मतलब जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये अगर विकास नहीं करेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में केवल 12% ग्रोथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री से आती है, जबकि 65% पॉपुलेशन हमारी खेती पे डिपेंड करती है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आती है। अगर देश की प्रगति करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 24% पे जब जाएगी तब कोई जौनपुर छोड़ के मुंबई नहीं जाएगा, तब यहां रोजगार तैयार हो गए, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, हर किसान अपना मकान बनाएगा, गाड़ी खरीदी करेगा, स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनेंगे। तो मुझे लगता है अच्छे कॉलेज आएंगी, यूनिवर्सिटीज आएगी। जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो विकास की प्रकृति गति और 2 गुना 3 गुना बढ़ती है। और इसलिए आने वाले समय में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ये आप जो यंग टैलेंटेड लोग हैं जो रिसर्च में भाग ले रहे हैं, उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप इसमें जरूर काम करोगे। एक बात जरूर रखो, नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बट एंटरप्रेन्योरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी चाहिए।
क्या होता है, कुछ लोग, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है पर वो करोड़ोंपति है। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी भी मजाक में कहता हूं, जो मेरिट में पास होता है वो सरकारी अधिकारी बनता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है वो चीफ इंजीनियर बनता है, और जो 3 बार फेल होता है वो एमएलए नहीं तो मंत्री बन जाता है। ये यहां बैठे हुए एक भी ऐसे नहीं है ना। और फिर वो राज में वही करता है, वो भी आईएएस वाला पूछता है सर सर, वो बोलता है ये करो, यस सर यस सर। तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें तैयार होती है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। ये दुबे जी जानते हैं, मैं मुंबई में जब काम कर, मेरे 5 करोड़ रुपए थे, मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा से, पैसे वापस भी हो गए। अभी मेरे पास इतने पैसे हैं कि खर्चे ही नहीं होते। मैं 6 लाख करोड़ रुपए 2024 समाप्त होने के पहले यूपी में 6 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूं, 6 लाख करोड़। और अगर मुझे साथ मिलती है तो 50,000 लाख करोड़ और ज्यादा के देने के लिए तैयार है। पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपको ये विश्वास के साथ बता रहा हूं, इस देश का कोई भी पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं बोलता हूं ये काम होगा तो होगा। मैं झूठ बोलता नहीं और झूठ आश्वासन। अभी मुझे स्टेज पर सब एमएलए एमपी ये डिक्लेयर करो, वो नंबर, पहले क्यों नहीं कागज भेजा आपने? मैं अभी वेरीफाई किए बिना नहीं बोलूंगा। फिर मैंने पीछे में अधिकारी को बताओ क्या क्या है, फिर मैंने उसको मंजूर, आपके एरिया के रास्ते है, 10-15 हजार करोड़ ऐसे ही उनको मंजूर कर दिया। पैसे की कोई कमी नहीं। आपको ताज्जुब होगा, मैंने तय किया है कि अभी रोड में गरीबों के पैसे से बनाऊंगा। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं, छोटे छोटे लोग, कांस्टेबल, पत्रकार, कर्मचारी, रिटायर्ड हुए लोग, वो पैसे देंगे। और मैंने एक इनविट मॉडल में अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया, वो लॉन्च हो गया और मैं चला गया गोवा। और 10 दिन के बाद वहां पद्धति है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आकर मैं घंटी बजाकर उसको क्लोज करता हूं। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो वो दौड़ते हुए मेरे को, साहब जल्दी घंटी बजाओ, बहुत पैसा आ रहा, बंद करना पड़ेगा ये। मैं गोवा से सुबह उठकर मुंबई आया और 9:30 बजे जाके घंटी बजाई और इसको क्लोज किया। इतने लोग पैसे दे रहे। इस देश में ना टेक्नोलॉजी की कमी है ना पैसे की कमी है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल there is only survey, discussion, seminar, committee, sub committee and research group. ये आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता होगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने में रिसर्च करो, बगास से, बायोमास से इथेनॉल बनाने की बात करो। अभी मैंने हीरो, बजाज और टीवीएस की 2 व्हीलर बना दी है, पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल पर। अभी टोयोटो की गाड़ी थी कैमरी करके, अब टोयोटो ने सब गाड़ियां लॉन्च की है, 60% पेट्रोल और 40% वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है। अब वो नई गाड़ी आ रही है कि पूरा इथेनॉल डालेंगी जो किसानों ने तैयार किया हुआ है, और उसमें 60% इथेनॉल पर और 40% बिजली तैयार करेगी। तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर आएगा, पोल्यूशन होगा नहीं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी को मल्टीप्लाई कैसे करना, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़े, हमारे जिले में जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे बढ़े, आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर ये निश्चित हो सकता है। मैं बहुत कुछ बोलना है पर मुझे भी हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए क्योंकि अंधेरा हो गया। तो कुछ हमारे एमएलए एमपीज ने कहा कि आप कुछ एनएचआई के बारे में हमारे जिले में नहीं बोलोगे तो ठीक नहीं होगा। अब मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के भाषण में राजनीति की बात भी नहीं करता और अपने मिनिस्टर की भी बात नहीं करता। दिस इज द नीड ऑफ द कंट्री दैट वी शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस एंड एजुकेशनल प्रीमाइसेस। मैं
केवल आपको कार्यक्रम बता देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ आया और मैंने कुछ नहीं दिया और मैं चला गया, ऐसा लगेगा। हमारी खासदार जो है वो बोले सर ऐसा नहीं, यहाँ आके कोई नहीं करेंगे तो हमारा कैसे होगा। तो पहली बात तो जौनपुर से बदोई, ये हमारे बीपी सरोज जी ने मांग की थी 800 करोड़ की रोड की, इसका प्रारंभ हो चुका है काम का। और सई नदी पर पुराने पुल के बगल में 2 लून नया पुल बनेगा, इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल होगी। बदोई से मिर्जापुर 4 लेन सड़क बनेगी और पूरा मार्ग में विद्यांचल अयोध्या जाने जाने के लिए बहुत सुविधा होगी। मछली शहर से बदोई 700 करोड़ का ये मार्ग बनने से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, इसको भी काम अवार्ड हो गया है। जौनपुर से गोमती 211 मीटर, ये जो 27 करोड़ का है, ये भी काम, ये पुल का मैंने मंजूर किया है। जौनपुर से सुल्तानपुर ये 2100 करोड़ का काम है, 4 लेन रोड का निर्माण मार्च 2023 में पूरा हो जाएगा। जौनपुर से वाराणसी 63 किलोमीटर 2500 करोड़ का काम है, नवंबर 2022 में ये काम पूरा हो जाएगा। जौनपुर ने 23 में है। जौनपुर से अकबरपुर अयोध्या तक 140 किलोमीटर 2500 करोड़ का रोड है। जौनपुर से अकबरपुर तक 75 किलोमीटर का डीपीआर बन गया है और इसी साल ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जौनपुर से आजमगढ़, ये भी काम को मेंटेन करने के बाद लिखा था उन्होंने। जौनपुर से मुंगरा, बादशाहपुर, प्रयागराज, सीमा जी ने इसकी मांग की थी 85 किलोमीटर 850 करोड़ का, इसका काम को मैंने मंजूरी दी है और डीपीआर बनकर इसी साल इसका भी काम शुरू होगा। जौनपुर का रिंग रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 करोड़ का 50 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड है, उसका 2023 में डीपीआर बनने के बाद तुरंत टेंडर निकालकर काम हो जाएगा। इसे 19 किलोमीटर के पहले जो बाईपास से जोड़कर रिंग रोड बनाया जाएगा, जौनपुर लखनऊ बाईपास से पूर्व की ओर यह रिंग रोड पूर्वांचल विश्वविद्यालय तक बनेगा, जो आपके लिए आवश्यक है। लखनऊ मार्ग से पश्चिम की तरफ 12 किलोमीटर का डीपीआर भी बन रहा है और इसी रिंग रोड बनने से मिर्जापुर, अयोध्या, प्रयागराज का ट्रैफिक बाहर से निकल जाएगा। मैं जौनपुर में 2 आरओबी को मंजूरी दे रहा हूं। जौनपुर में जगदीशपुर एवं नईगंज में नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। मुझे लगता है इससे आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, पर मैं तो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के लिए आया था, पर मेरा विश्वास है कि मैंने ये बता चुका हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। मुझे आज गंगा देखने के लिए मिली। वाराणसी से हल्दिया मैंने जलमार्ग बनाया था और इससे काफ़ी मेरा प्रयास था कि यहाँ का फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो। आज मैंने वहाँ के एमपी से वीरेंद्र सिंह जी, बाकी लोगों से भी बातचीत की। अपने दोनों एमपी यहाँ बैठे, उनसे बात करूँगा। ये जो जलमार्ग है ये बहुत उपयोगी है मैडम, इस पर भी आप रिसर्च करिए। रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये लगते हैं और रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगते हैं, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। और ये जो वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग मैंने बनाया है, ये हल्दिया से बंगाल के खाड़ी को लगकर ब्रह्मपुत्रा का भी मैंने जलमार्ग बना दिया, बराक का भी बना दिया और प्रधानमंत्री बांग्लादेश के रिक्वेस्ट पर मुंगली पोर्ट तक 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुसकर भी बना दिया। और केशव मौर्य जी के आग्रह पर प्रयागराज से वाराणसी का भी बना दिया। और दूसरा रिपोर्ट मैंने वर्ल्ड बैंक को सबमिट किया था कि दिल्ली से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से प्रयागराज और प्रयागराज से वाराणसी, ये हो जाएगा। तो दिल्ली से निकला हुआ जहाज साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, नॉर्थ ईस्ट सब जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ का आलू हो, सब्जियां हो, सब एक्सपोर्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश की बहुत बहुत प्रगति और विकास हो सकता है। ऐसा है, हो सकता है बहुत, पर कुछ करने वाले चाहिए। और मेरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आपके सपने पूरे करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। मेरी फिर से एक बार सभी मेरे युवा साथी भाई और बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।